ये है कि जो पहले पॉजिटिव रिलेशनशिप थी वो मॉडरेट हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ कंपटीशन। ये पहला जो बीटा 1 था, इन द एब्सेंस ऑफ दिस टर्म, ये टर्म जब हमने इंक्लूड नहीं की थी वो 0.034 था, लेकिन जब हमने इसको इंक्लूड कराया क्या हो गया, ये 0.020 हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली इट हैज मॉडरेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन लिवरेज एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, नॉर्मली लिवरेज और परफॉर्मेंस के दरमियान जो रिलेशनशिप है इस ये बाई डायरेक्शनल है। कुछ स्टडीज कहती हैं, उन्होंने फाइंड किया हुआ है कि ये पॉजिटिव है और उसके पीछे वो सपोर्ट भी देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि लिवरेज अगर फर्म में है तो इसका रोल जो है डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन रोल क्या होता है कि फर्म को डिसिप्लिन में रखता है कि भाई आपने कर्जा लिया हुआ है, आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देगा, ऐसा ना हो कि इस कर्जे की वजह से आप क्या हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए। ठीक है, दूसरे एंड पे जो रिसर्चर है वो कहते हैं नहीं, इनका रिलेशनशिप नेगेटिव है, जितना आप ज्यादा लीवरेज लेते हैं आपका जो मैनेजर है वो एजेंसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह अगर लिवरेज और वो रिसर्चर जो कहते हैं लिवरेज और परफॉर्मेंस के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है, वो कहता है कि ये रिलेशनशिप मजीद पॉजिटिव हो जाती है अगर आप कंपटीशन में चले जाए। अगर इंटेंस कंपटीशन है, आप क्या करते हैं कि कहीं जो है कंपिटिटर जो है वो उस कंपटीशन की वजह से आप मार्केट ही से ना निकल जाए। तो एक तो रोल डिसिप्लिन का लिवरेज का हो गया कि वो आपको डिसिप्लिन में रखता है, दूसरा फिर कंपटीशन का रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जब हम रन करते हैं विदाउट इंक्लूडिंग दिस टर्म कंपटीशन और लिवरेज का, ठीक है, ये आज हम कैलकुलेट भी कर लेंगे, आप लोगों के सामने मैं रन भी कर लूंगा। ठीक है, विदाउट जो हमारे पास टर्म होगी हम बीटा देख लेंगे कि लिवरेज और आरओए का क्या रिलेशनशिप है। लेकिन जब हम कंपटीशन और लिवरेज का इंटरेक्शन टर्म डालेंगे फिर देखेंगे कि फिर क्या रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, अगर ये डिक्रीज हो जाता है ये बीटा 1 लिवरेज का, तो हम कहते हैं कि भाई कंपटीशन की वजह से लिवरेज और आरओए का जो पॉजिटिव रिलेशनशिप बन रहा था वो कम हो गया बिकॉज ऑफ कंपटीशन। और अगर ये ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 0.04 हो जाए, फिर हम कहेंगे भाई कंपटीशन ने क्या किया, इस रिलेशनशिप को, जो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन लिवरेज एंड परफॉर्मेंस या आरओवी थी, उसको मजीद एनहांस कर दिया। ठीक है, तो इंटरेक्शन टर्म सबसे पहले डालेंगे किस तरह, हम एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे और वो क्या होगा, सिंपल हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जो हमारा कंपटीशन का वेरिएबल है विद लिवरेज। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा वेरिएबल जनरेट हो गया। उसके बाद हम मॉडल रन करेंगे, एक दफा मॉडल हम रन कर लेंगे विदाउट दिस टर्म, कंपटीशन होगा, लिवरेज भी होगा। ठीक है, और उसके बाद हम उसी मॉडल को रन कर लेंगे बाय इंक्लूडिंग दिस टर्म। ठीक है, आज हम देखेंगे ठीक है कि हम किस तरह फिर इसको कंस्ट्रक्ट सर करते हैं और साथ में मीडिएशन के लिए सॉरी सर मीडिएशन के लिए भी ऐसे ही होगा? नहीं, मीडिएशन के लिए ऐसा नहीं होगा। मीडिएशन के लिए आप बेरन एंड केनी वाला यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो। ठीक है, बेरन एंड केनी क्या कहता है कि जब मीडिएशन होती है सबसे पहले मीडिएशन के लिए आप 3 मॉडल्स रन करेंगे। ठीक है, मीडिएशन इस तरह नहीं होगा कि आप कोई वेरिएबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, मीडिएशन भी पढ़ेंगे लेकिन टाइम आने पे। ठीक है, आज हम मॉडरेशन कर लेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मीडिएशन के लिए आप कोई वेरिएबल कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, वो सिंपल सी बात है। बेरन एंड केनी को अगर आपने पढ़ा हो अपने एआरएम के कोर्स में, शायद आप लोगों ने एआरएम कोर्स का पढ़ा हो। ठीक है, वो कहता है कि उसके लिए आप 3 से 4 मॉडल डेवलप करेंगे। ठीक है, वो किस तरह डेवलप करेंगे उसका भी नंबर आएगा। ठीक है, तो वो भी एक स्टडी है। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। थैंक यू लेकिन सर। मीडिएशन, जी ठीक है। जी सर। अगर हमने फॉर एग्जांपल जीडीपी और एफडीआई की रिलेशनशिप देखनी है, साजिद अली दौलत तो कहता है हमने कौन सी स्टेटस से कमांड रन करनी होगी। सिंपल, आपके पास 2 वेरिएबल है, एफडीआई और जीडीपी। ठीक है, अगर मैंने इनका रिलेशनशिप देखना है, सिंपल मैं क्या करूंगा, रिग्रेशन रन कर लूंगा। ठीक है, अगर मेरे पास 2 वेरिएबल है, ठीक है, मैं उनके फॉर एग्जांपल 2 में वेरिएबल के नाम चेंज कर लेता हूँ। अगर मेरे पास 2 वेरिएबल हो गए, ठीक है, ये सी जी एस है, इसका मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं एफ डी आई कह देता हूँ। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास ये है टोटल करंट एसेट्स। ठीक है, इसको मैं जी डी पी नाम लेता हूँ। ठीक है, नीचे मैं नाम लेबल लगा लेता हूँ कि ये करंट एसेट्स है। ठीक है, ठीक है, मेरे पास ये 2 वेरिएबल हो गए। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, उनका मैं रिलेशनशिप देखना चाहता हूँ। ठीक है,
एक्सटीसेट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। सिंपल रिग्रेशन इज सिंपल पूल्ड क्रॉस सेक्शनल रिग्रेशन। चलो मैंने लगा लिया, यहाँ पे आपको शो हो रहा है दिस इज अनबैलेंस डेटा, और अनबैलेंस डेटा मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को। एंड दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम बाय द वे कि आपका बैलेंस पैनल जो है बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा असूल जो है फिर वायलेट कर रहे हैं रिसर्च का, जिसको कहते हैं सर्वाइवलशिप बाइस। ठीक है, आप जब भी अपना डेटा किसी को सेंड करते हैं अपना पेपर, और उसमें अगर आपने लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्म था जिसका 2 साल का डेटा था, उसको मैंने एक्सक्लूड किया, दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। और ये रॉन्ग अप्रोच इस वजह से है कि आप एक चीज़ वायलेट कर रहे हैं, सर्वाइवरशिप, ठीक है, सर्वाइवलशिप सॉरी, कि एक हमने सर्वाइव नहीं किया तो आपने उसको अपने मॉडल से निकाल दिया। आप इस तरह नहीं कर सकते। हाँ, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम ऐसे फॉर्म्स को निकालें, उसकी भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आपके पास 2 वेरिएबल आ गए, एक एफडीआई है, एक जीडीपी है, सिंपल रिग्रेस एफडीआई जीडीपी, जो भी आपका जो फर्स्ट है वो आपका डीवी है। ठीक है, अगर आपका डीवी जीडीपी है, ठीक है, तो जीडीपी एफडीआई, ठीक है, ये हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी आपका डीवी है वो आगे आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर आपका सीक्वेंस चेंज हो जाए आईवीज का, ठीक है, तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा। लेट्स सी, ठीक है, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है टोटल लेवरेज, ठीक है ना, मैं टोटल लेवरेज को रिग्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, नेटवर्किंग कैपिटल, साइज, आरओईपी, ये 3 वेरिएबल थे। ठीक है, अब मैं इनका ऑर्डर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, साइज को पहले कर लेता हूँ, नेटवर्किंग कैपिटल को बाद में कर लेता हूँ। ठीक है, तीसरा मेरा आरओई था। ठीक है, अब मैंने जो है वो चेंज की, साइज का पहले में 0.062 आ रहा है। ठीक है, और पहले में 0.062 आ रहा है, दूसरा जब मैंने ऑर्डर चेंज किया उसका कोएफिशिएंट वही आ रहा है। ठीक है, और पी वैल्यू उसकी वही आ रही है। ठीक है, उसके बाद नेटवर्किंग कैपिटल है, अच्छा आरवी का देख ले, -1.29 है, आरवी का यहाँ पे भी -1.29 है। ठीक है, नेटवर्किंग कैपिटल का देख ले, -0.44 है। ठीक है, और यहाँ पे भी -0.44 है। सो ऑर्डर का कोई मसला नहीं है कि आप आई को आगे या पीछे कर ले। ठीक है, आप अपने मॉडल के मुताबिक देखते हैं कि आपने जो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है उसमें उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, डीवी के बाद आपने जो आई दी है, पहले कौन आ रहा है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, क्योंकि उसी के मुताबिक आपने चीज़ों को फिर ट्रिब्यूलेट भी करना है, टेबल भी उसी तरह बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मॉडल है, पहले इसमें लिवरेज है, फिर कंपटीशन है, फिर उसके बाद मेरे कंट्रोल वेरिएबल्स है। अब कंट्रोल वेरिएबल्स के दरमियान मेरा जो ऑर्डर है, सबसे पहले फर्म साइज है, फिर नेटवर्किंग कैपिटल है, एसेट इंजिबिलिटी है, सेल्स ग्रोथ है, और नॉन डेट टेक्स शील्ड। ठीक है, तो ये 5 जो है इसी ऑर्डर में आएंगे, क्योंकि फिर मैंने टेबल भी बनाने हैं। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर लूँ तो फिर मेरा काम जो है बढ़ जाएगा। काम किस तरह बढ़ जाएगा, फिर मुझे कॉपी पेस्ट करनी होगी चीज़ें। ठीक है, तो एक ऑर्डर में मुझे हमेशा जो है कोशिश करनी होगी कि मैं चीज़ों को एक ऑर्डर में रखूँ। ठीक है, एक्सक्यूज मी। जी, ठीक हो गए, आपके सवालात हो गए। ठीक है, मोहम्मद इस्माइल, मुझे आपकी सवाल की समझ नहीं आई। सर इसका मतलब है कि ये वेरिएबल बाय द वे आ गया, हमने पर्पसली सेलेक्ट नहीं किया। मुझे आपकी इसकी बात की समझ नहीं आई कि आप क्या कहना चाहते हैं इस्माइल रफ़ीक। अगर सेटअप में कोई मिस्टेक हो जाए तो वो डिलीट नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक हो गया, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। ठीक है, हम कहाँ पे थे, ये ठीक है, हम स्टोकेस्टिक फार्म में आए थे। स्टोकेस्टिक फार्म क्या था कि फॉर एग्जांपल हमने अपना एक मॉडल तो डिराइव कर लिया, विच वाज दैट। ठीक है, अब इसको स्टोकेस्टिक फार्म में किस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं, व्हेन वी इंक्लूड द एरर टर्म, कि कोई भी रैंडम वेरिएबल, ठीक है, रैंडम वैल्यू अगर हम एक्स की डालें, तो एक्स क्या है, हमारे पास इनकम है, और इनकम की नॉन वैल्यूज पे हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। अगर इस एक्स को हम तब्दील कर लें, जो नॉन वैल्यूज थी जो ऑलरेडी हमारे पास थी, 5,000, 10,000, 15,000, 25 से लेके 1,50,000 तक, अगर हमारे पास एक रैंडम वैल्यू आ गई 41,000,
फिर हमारे पास ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आई है कि 41,000 पे जो एक्सपेक्टेड एम केट स्कोर है वो कितना होना चाहिए, इट विल बी इक्वल टू दिस टर्म प्लस एरर। कौन सा एरर? क्योंकि हमने कहा था कि चीज़ें जो है फिर रेंडम हो जाती है, रेंडम वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे तो जस्ट इन दी एनोलॉजी विद दी डार्ट 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 गेम्स, जो कल हमने गेम डिस्कस की थी कि डार्ट में जो भी नया प्लेयर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो जो सेंटर को हिट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है, जो हमने पहले डिराइव किया था, प्लस एरर टर्म। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल उसी लाइन पे आएगा, ठीक है, उस लाइन से वो ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, ठीक है। अब ये एरर टर्म जो है, ठीक है, ये एरर टर्म जीरो भी हो सकता है, मतलब वो लाइन पे अगर जीरो है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और जो हमारा जो स्कोर हो जाएगा, ठीक है ना, या जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई हो जाएगी, ठीक है। हम नॉर्मली कैलकुलेट किस तरह करते हैं, मैं अगर उस फाइल पे चला जाऊँ जिसपे हमने ये जो हमारा पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन था, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये डेटा है, ठीक है ना, इससे अगर मैं डेटा में क्या कर लूँ, अच्छा यहाँ पे मैं कमांड दे रहा हूँ क्लियर, जो प्रीवियस डेटा है वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर एडिट व्यू में जाऊँ, ठीक है, ये मेरे पास वेरिएबल है, ठीक है, और ये क्या है, मुख्तलिफ क्लासेस ऑफ इनकम। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट क्लास ऑफ इनकम है 5,000 5,000 5,000, ठीक है, और ये उस पर एमकेट स्कोर है, ठीक है। अगर मैं इसको रिग्रेस कर लूँ, ठीक है, एमकेट स्कोर को इनकम पे, ठीक है, अब ये मेरे पास जो मॉडल के पैरामीटर्स आ गए, सबसे पहले मेरे पास कांस्टेंट क्या आ गया, ठीक है, अल्फा जो है मेरे पास, मेरे मॉडल का जो अल्फा है जिसको मैं इंटरसेप्ट भी कहता हूँ, वो आ गया कुछ 374, ठीक है। मेरे पास बीटा वन जो आ गया है वो क्या है, 0.01282, ठीक है। और ये वो रिग्रेशन है जो मैंने जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन से, ठीक है, मैंने डिराइव किया। मेरे पास जो बीटा वन आया है, ठीक है, ये है मेरे पास मॉडल क्या है। अब मेरे पास मॉडल हो गया एक्सपेक्टेड एमकेट स्कोर इज इक्वल टू 374 प्लस बीटा वन क्या है मेरे पास 0.012808, ठीक है, इंटू x1, ठीक है। अब ये मेरे पास डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है या पहला नॉन स्टोकेस्टिक मॉडल है, ठीक है। अब अगर इस x1 की वैल्यू में मैंने जो डिराइव किया, ये जो इक्वेशन है अभी, ठीक है, ये इन नंबर से डिराइव की। इनकम क्या था, 5,000, 10,000, फिर 15,000, फिर 20,000। अगर मैं कोई रेंडम इनकम लेवल सेलेक्ट कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैं 6,000 सेलेक्ट करना चाहूँ, ठीक है, कि 6,000 पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एमकेट क्या होगी, सिंपल मैं क्या कर लूँगा, इस x1 की जगह, ठीक है, क्या आ जाएगा, एक तो 374 आ जाएगा प्लस, ठीक है, 0.012808, ठीक है, x1 हो जाएगा मेरे पास 6,000, ठीक है। लेकिन क्या ये जवाब मेरा ठीक है? नहीं, मेरा जवाब ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें एरर टर्म शामिल नहीं है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे मेरे पास एरर टर्म क्या होगा, ठीक है। वो एरर टर्म जो है, ये जो मैं कहता हूँ ना, लीस्ट स्क्वायर, ठीक है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर, ठीक है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ठीक है,
ये 3 तरीके हैं इस एरर टर्म को कैलकुलेट करने की कि 452 आएगा, ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल ने मुझे बताया है। अब इसके साथ में एरर टर्म क्या ऐड कर लूं, ठीक है, वो हम इन 3 तरीकों से क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। एक लीस्ट स्क्वायर है, एक जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर है, एक मैक्सिमम लाइक्लीहुड है, ठीक है। एंड दिस इज दी, क्या इस तरह समझिए कि दिस इज दी जान ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। कि इकोनोमेट्रिक्स में एस्टिमेशन में जो एरर टर्म है आप उसको किस तरह एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। एक है लीस्ट स्क्वायर, एक है जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। सारा कैलकुलस है, सारा मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, इतना मैं डीप इसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है। बट जस्ट आप जो है जहन में रख लें कि अब इसके साथ जो मैंने एरर टर्म ऐड करना है कि मैं कौन सा एरर टर्म होगा क्या। एरर टर्म मतलब फॉर एग्जांपल ये जो है ये इस पर्टिकुलर लाइन से कितना ऊपर है या कितना नीचे है, ठीक है। कि 6000 पे अगर मैं इस मॉडल में क्या कर लूँ, 21 ऑब्जर्वेशन क्या कर लूँ, इंक्लूड कर लूँ, ठीक है। 21 ऑब्जर्वेशन क्या है, इसका जो इनकम लेवल है 6000, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रियल डेटा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रियल डेटा भी इसमें इंक्लूड कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जिसका 6000 इनकम था वो क्या है, उसका जो एमके स्कोर है वो 476 है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं अब इसका एरर टर्म हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो पीआरएफ है, ठीक है, वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है, एडिट पे जाता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे ये कर लिया, ठीक है। अब मैं रिग्रेस करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो रेजिजुअल है, जो एरर टर्म है, प्रेडिक्ट रेजिजुअल, ठीक है, इज आर। अब देखिए मेरे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 476 है वो कितनी है, ठीक है। या सॉरी मैंने फिटेड नहीं किया, ठीक है, मैं प्रेडिक्ट फिटेड भी कर लेता हूँ, प्रेडिक्ट फिटेड, ठीक है। प्रेडिक्ट फिटेड मैंने कर लिया, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी होनी चाहिए 454 अकॉर्डिंग टू माय रिग्रेशन लाइन, ठीक है। हाउएवर इट इज 476, इट मींस इट इज अबव द लाइन। अगर ये अबव द लाइन है, ठीक है, तो इसका जो एरर टर्म है वो 21 है। तो 471 माइनस 21.78955 इट विल बी इक्वल टू 454। और ये एरर टर्म जो है ये 21.78995 ये आता किस तरह है, इट इज जो मैंने 3 मेथड आप लोगों को बताए थे, लीस्ट स्क्वायर, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ठीक है। दिस इज फॉर दैट एरर टर्म, ठीक है। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते, इट्स टोटल कैलकुलस, ठीक है। आप लोग चीज़ें जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। बस सिर्फ इतना याद रखिए कि अब जो हम मैंने ऐड करना है, ठीक है, बेसिकली वो आएगा तो रिग्रेशन से, लेकिन जो कैलकुलेशन इसकी हुई है इट इज बेसिकली मैक्सिमम लाइक्लीहुड। जी बिल्कुल, ये बिलो द लाइन भी हो सकता था, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक्चुअल वैल्यू जो थी, ये अगर 4 इस तरह समझे 445 थी, ठीक है। अब आपके पास जो एक्सपेक्टेड है, जो फिटेड है, वो क्या है, वो 454 है। और यहाँ पे अगर ये वैल्यू क्या होती, 445 होती, तो ये बिलो द लाइन थी। और उसको लाइन पे लेके आने के लिए फिर मैंने क्या करना था, इसके साथ कुछ ऐड करना था। अब यहाँ पे मैंने इससे अगर मैं माइनस कर लूँ 21.78955 इट विल बी इक्वल टू 454.2104। लेकिन उस केस में अगर ये 454 होता, ठीक है, सॉरी 445 होता और ये 445 जो लाइन पे वैल्यू है ये इसके नीचे होता, फिर जितना डिफरेंस बनता था वो उस टाइम में उसमें ऐड करता, ठीक है, तभी वो उसके इक्वल होता। और ये जो डिफरेंस आता है इट इज बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, ठीक है, जो एरर टर्म में इंक्लूडेड होते हैं वो अदर फैक्टर्स आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं। दिस इज पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, ठीक है। आगे जो है हमारे पास, अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये इसकी स्टोकेस्टिक फॉर्म है, ठीक है। ये एरर टर्म यहाँ पे मैं किससे मैंने जो है डिनोट किया है, म्यू से। किस चीज़ से, म्यू से। जब आप सैंपल से करते हैं, सैंपल से क्यू रिग्रेशन रन करते हैं, उसमें जो एरर टर्म होता है वो क्या होता है, ई होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या इंक्लूड किया है, यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है म्यू, ठीक है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर रिग्रेशन इक्वेशन हैज बीन डिराइव्ड आफ्टर रिग्रेसिंग द पैरामीटर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। सारा पॉपुलेशन का डेटा लेके हमने क्या किया था,
इसको जो है ये जो डिटर्मिनिस्टिक पार्ट है बी नॉट और बीटा वन एक्स वन, ठीक है, इसको हमने क्या किया, डिटर्मिन किया था, ठीक है, प्लस एरर टर्म, ठीक है, अगर हमने कोई इसमें रैंडम टर्म इंक्लूड करने हैं अदर देन नोन, ठीक है, तो वो किस चीज़ की इक्वल होगा, दिस टर्म प्लस एरर टर्म, जो 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 बाज जो कुछ ऐसे अनासर या अनऑब्जर्व्ड फैक्टर्स होते हैं जो हमने अपने मॉडल में इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वल किस चीज़ के होता है, आपका एरर टर्म अभी मैंने आप लोगों को बताया, इट इज़ इक्वल टू वाई आई माइनस वाई हेट, ठीक है। वाई हेट से मैंने इसको क्यों डिनोट किया है, वाई हेट इज बेसिकली द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। कुछ लोग वाई हेट को कहते हैं कि वाई हेट हम तब डालते हैं अगर ये किसी सैंपल से हो, लेकिन यहाँ जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने क्या किया हुआ है, ये आपका जो एरर टर्म है म्यू आई, इट इज बेसिकली इक्वल टू वाई आई माइनस वाई हेट। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर कॉलम्स में y क्या है, मेरी एक्चुअल वैल्यू, मेरी एक्चुअल स्कोर, ये मेरा एक्चुअल स्कोर है, सो दिस इज y, ठीक है। और जो मेरा y हेट है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, वो ये फिटेड वैल्यूज है। इसका मतलब है अगर मैं इससे म्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूँ म्यू, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू मेरा एक्चुअल एमकेट स्कोर माइनस जो फिटेड जो लाइन पे है जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इसको मैं सबमिट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे ये नेगेटिव आया, इसका मतलब है वहाँ पे मेरा जो एक्सपेक्टेड स्कोर है उससे मेरा एक्चुअल स्कोर कम है। मतलब यहाँ पे ये लाइन ये 420 है, लेकिन होना कितना चाहिए था, 441 होना चाहिए था। तो क्या है यहाँ पे, अगर मैं इस y से ये एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस कर लूँ तो क्या आता है, जो -21.69, एंड दिस इज योर एरर। और ये क्या है, ये आपका एरर है, और ये एरर किस वजह से है, या तो अनऑब्जर्व फैक्टर हो सकते हैं कि किसी फैक्टर्स को आपने इंक्लूड नहीं किया, या आपकी अपनी गलती हो सकती है मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल आपने एमकेट स्कोर जो है वो भी गलत डाला हुआ है, या ये अच्छा, आप अनऑब्जर्व फैक्टर क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की अपनी जहानत, ठीक है। अनऑब्जर्व फैक्टर क्या हो सकता है, स्टूडेंट ने क्लासेस जो है वो पूरी जो फॉर एग्जांपल प्रिपरेटरी क्लासेस थी वो पूरी ली है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अनऑब्जर्व फैक्टर ये भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर टेस्ट में जो मैथ्स थी, वो मैथ्स 6 क्लास में या 7 क्लास में ये पर्टिकुलर स्टूडेंट कर चुका है या नहीं कर चुका। तो हजारों मिलियंस जो है वो क्या हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। जी, रेसिडुअल वैल्यू को एरर टर्म कहते हैं। एरर टर्म इस वजह से कहते हैं कि बिकॉज अगर ये एरर टर्म जीरो होता, इसका मतलब था कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपके लाइन पे ही आई है, लेकिन अगर ये जीरो से कम है, मतलब ये नेगेटिव है, या जीरो से ये ज्यादा है, ठीक है, इट मींस ये आपकी लाइन से या तो ऊपर है या नीचे है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एरर टर्म। और ये होता क्यों है, ये होता इस वजह से है कि मैंने कहा कि एक मॉडल में आप सारे फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, कुछ फैक्टर्स आपसे रह जाते हैं। यहाँ पे तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात थी, हमने एक ही आईवी ली थी, और वो आईवी क्या थी, इनकम। और भी आईवी हो सकती है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की जहानत पर इंटेलिजेंस को हम मेयर किस तरह करेंगे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का आईक्यू हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट ने प्रिपरेटरी क्लासेस ली है कि नहीं ली है, उसके मुताबिक एक डमी भी उसमें जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जिन्होंने लिया है उसको वन, जिसको बिल्कुल इस पे लीस्ट स्क्वायर लगेगा, ठीक है। आपका जो ओएलएस है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, इवन जब आप आए, ठीक है, आप स्टेटा में बिल्ट इन है, ठीक है। देखिए जब भी आप ये मैं लंगिट्यूडल पैनल पे चला गया, ठीक है, ये फिक्स और रेंडम
व्हेन टू अप्लाई ओएलएस एंड व्हेन टू अप्लाई जीलेस, ठीक है, इसका मैं जवाब देता हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम ऑयल जीलेस और ओएलएस इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते। बिल्कुल हम करते हैं, ठीक है। जीलेस, रैंडम इफेक्ट्स, फिक्स्ड इफेक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने ओएलएस रन कर लिया, ठीक है ना, जरा मेरी बात सुने, ठीक है। आपने ओएलएस रन कर लिया, फॉर एग्जांपल रिग्रेस, ठीक है। ये डेटा तो पैनल है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको जो है बंद कर लेता हूँ, मैं एक नई फाइल ओपन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको करा देता हूँ कि दिस इज पैनल डेटा, ठीक है। और मैं क्या कर लेता हूँ, एक रिग्रेशन रन कर लेता हूँ, ठीक है, सिंपल, जो सिंपल ओएलएस है, ठीक है, रिग्रेस, ठीक है। टोटल लीवरेज, साइज, नेटवर्किंग कैपिटल, टेंजिबिलिटी, ठीक है। ये मैंने रन कर लिया। अब इस पे मैं क्या कर लेता हूँ, सॉरी, जो मेरा फिक्स्ड इफेक्ट है वो रन कर लेता हूँ, ठीक है। इसी मॉडल को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, इससे मैं 60, ठीक है, FE, ठीक है। आप वहाँ से यूजर इंटरफेस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एस्टिमेट्स, स्टोर, फिक्स, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसमें रैंडम इफेक्ट रन किया। पहले मैंने ओएलएस रन किया, उसके बाद मैंने फिक्स्ड इफेक्ट रन किया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडम इफेक्ट रन कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्या यहाँ पे कह रहा हूँ, एस्टिमेट्स, स्टोर, रैंडम, ठीक है। अब मैं हाउसमैन रन करता हूँ, ये मैंने रन कर लिया, ठीक है। क्या आ रहा है, ये आपको बता रहा है कि यू शुड यूज फिक्स इफेक्ट्स। तो हमेशा याद रखें, जब भी हाउसमैन टेस्ट आपको बता देता है कि आपने फिक्स इफेक्ट यूज करना है, देन देयर इज नो नीड टू यूज ऑर्डिनरी रिग्रेशन। आपने फिर रिग्रेस जो है वो यूज नहीं करना है, ठीक है। हाँ, आप रिपोर्ट करते हैं कि मैंने सिंपल रिग्रेशन भी रन की, और फिर मैंने फिक्स भी रन की, रैंडम भी रन की, और उसके बाद मैंने हाउसमैन टेस्ट के बेस पे डिसाइड किया कि मैंने फिक्स की तरफ जाना है। जब आप फिक्स के जो रिजल्ट्स है वो दे देते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको ओएलएस की इजाज़त नहीं है, सॉरी, ओएलएस इजाज़त है, उसको आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई अहमियत फिर नहीं बनती, ठीक है। हाँ, जब आपके पास ये प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.05, तो इसका मतलब है आपने रैंडम की तरफ जाना होगा, ठीक है। मतलब आपका सॉफ्टवेयर कह रहा है कि ईयर वाइज जो चेंज है वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। फिक्स इफेक्ट आपको क्या कहता है बेसिकली कि एयर वाइज कोई चेंज नहीं है, सारे कंपनीज में जो चेंज है वो इक्वल है। लेकिन रैंडम इफेक्ट क्या कहता है, नहीं, चेंज आ रहा है, एयर वाइज भी दो कंपनियां जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना होगा, अगर रैंडम इफेक्ट आपने रन कर लिया, उसके साथ आपने ओएलएस के रिजल्ट भी रिपोर्ट करने होंगे। फिक्स्ड इफेक्ट के साथ जरूरी नहीं है कि आप ओएलएस के रिजल्ट क्या कर ले, रिपोर्ट कर ले, लेकिन सिंपल आप कह सकते हैं कि हमने ओएलएस भी रन किया था, उसके बाद हम फिक्स इफेक्ट पे चले गए, हाउसमैन टेस्ट ने कहा फिक्स इफेक्ट ठीक है, तो फिक्स इफेक्ट के रिजल्ट हमने रिपोर्ट कर दिए। लेकिन जब आप रैंडम इफेक्ट के रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे, उसके साथ आपने ओएलएस के रिजल्ट जो है वो जरूर रिपोर्ट करना, ठीक है जी। 0.05 भी हो सकता है, 0.10 भी है। मतलब हम जो है, खुशी की बात होती थी जब पी वैल्यू 0.05 से कम आया या 0.01 से कम आया, ठीक है। लेकिन एक लिबरल मेयर भी है, ठीक है, जो बहुत ही लिबरल है, ठीक है। आप देखते होंगे कि पेपर्स में जो कोएफिशिएंट होते हैं उसमें 3 स्टार्स इंडिकेट करता है कि वैल्यू 0.01 से कम है, पी वैल्यू, ठीक है। 2 स्टार क्या इंडिकेट करता है कि वैल्यू 0.05 से कम है, 1 स्टार क्या इंडिकेट करता है कि वैल्यू 0.10 से कम है, ठीक है। बट दिस इज वेरी लिबरल मेयर, ठीक है। मैंने बता दिया कि आपने ओएलएस और जीएलएस कब इस्तेमाल करना है, ठीक है। ओएलएस तब इस्तेमाल करना है अगर आपका हाउसमैन टेस्ट जो है वो आपको सजेस्ट करता है कि गो फॉर रैंडम इफेक्ट्स। तो आपने जीएलएस रैंडम इफेक्ट जो है, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर रैंडम इफेक्ट्स, उसको, ठीक है, और ओएलएस उसके रिजल्ट रिपोर्ट करना। लेकिन अगर आपका टेस्ट जो है फिक्स इफेक्ट का, जो हाउसमैन टेस्ट है, वो कहता है फिक्स्ड इफेक्ट यूज कर ले, तो फिर ओएलएस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, फिर आपका फिक्स इफेक्ट ही ठीक रहेगा,
ठीक है। लेकिन अगर फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये हास्पेंटिस की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास इनसिग्निफिकेंट आए, वो सजेस्ट करता है गो फॉर रैंडम इफेक्ट्स। उस टाइम आप क्या करेंगे, आपकी जो ओएलएस जो पहला हमने रन किया ये वाला, ठीक है, इसके रिजल्ट आपने क्या करने होंगे, साथ में रिपोर्ट करने होंगे, ठीक है जी। हम आगे चलते हैं अपने सैंपल रिग्रेशन फंक्शन की तरफ, ठीक है जी। सलमान साहब, आपका कोई सवाल है? आपका माइक जो है ऑन है। तो वो उसी का पूछा था कि आपका आपने जो म्यू और एरर टर्म की वैल्यूज जो थी एक से आ रही थी ब्रेक से पहले, उस वक्त मैंने पूछा था कि ये ऑल द टाइम ऐसा होगा या सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हुआ? नहीं, मुझे समझ नहीं है ऑल द टाइम क्या, कि म्यू की वैल्यू इतनी आएगी। आपने म्यू को जो वर्कआउट किया उसके साथ एरर टर्म भी मौजूद थी पिछले वाली प्रेजेंटेशन में। म्यू और एरर टर्म एक ही चीज है। बस म्यू में तब यूज करता हूँ जब मैं पॉपुलेशन की बात करता ठीक है हूँ, सर, और बस एरर टर्म, हाँ, और एरर टर्म के लिए जब मैं ई यूज करता हूँ, या वो जो वर्ड जो उसको यूज करते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आपने नाम सुना होगा, एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर ये जो है, सर मेरे रिश्तेदार ग्रीक से नहीं आए। खैर है, मेरे भी ग्रीक से नहीं आए हैं, लेकिन अब ये एप्सिलॉन है, ठीक है, ठीक है। आपने इतने उसे कहा ना कि ग्रीक जैसे हम रोजाना सुनते थे। सर नई नई चीजें सीखना काफी जो है मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना। थोड़ी बहुत फॉर एग्जांपल लैंग्वेजेस से मेरा अपना शौक है, थोड़ी बहुत रशियन सीखी है, चाइनीज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सीखी है, ठीक है ना। उसके अलावा ये जापानीज हो गया, ये कोरियन हो गया, उसमें भी इतना सीखा है कि अलग से अलग किस तरह करनी है, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस कैसे करते होंगे आप यहाँ पे? ये अब नहीं किया, ये स्टूडेंट लाइफ में किया है। अब जो है जिम्मेदारियां बढ़ जाती है ना सर, फिर टाइम नहीं मिलता, जैसे ठीक है। देखिए मैं पिछले मैनेज सर, मैनेज करना होता है, ठीक है ना। मैं यू 55 है, से जी जी सर। सर मैं एक बात बताऊं कि हमारा एक सेशन हुआ करता था इसका, हम हमारे लिए एक क्या कहते हैं उसको, काउंसलर रखते थे पीएचडी में। हमारा एक काउंसलर था जो मेरा को ऑथर भी है कुछ पेपर्स में, उसका नाम है सजाल कबीराज, ठीक है ना, इंडियन था। तो उसका काम क्या होता था कि ये जो पीएचडी वाले हैं ये कभी कभी शायद पागलपन का शिकार हो जाए, ठीक है ना। और उसकी रीजन, पागलपन तो खैर बड़ा एक्सट्रीम मैंने कहा, ठीक है, देयर इज पॉसिबिलिटी कि डिप्रेशन की तरफ चले जाए। और उसकी रीजन मैं समझता हूँ कि डिप्रेशन इतनी नहीं है जितनी क्रिएट की गई है थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है ना। जब आप पीजी में होते हैं, पीजी में आपका काम क्या होता है, आपने पेपर लिखा, आपका पेपर गया जर्नल में, अगर आप अच्छे जर्नल में सेंड करेंगे तो उस पर तकरीबन 7-8 महीने बाद पहली रिप्लाई आएगी, ठीक है, कि आपके पेपर के साथ हमने किया क्या, ठीक है। और बिलीव यू मी कि कभी कभी आपका वन लाइनर रिप्लाई आता है, 8 महीने के बाद आपने पेपर कहीं जो है किसी जर्नल में डाला था और उस जर्नल ने आपको रिप्लाई दी, it is highly regretted to inform you that your paper is not does not lies in our in the scope, so we are going कि आप इसको वापस कर दें। 8 महीने के बाद ये रिप्लाई है, 8 महीने के बाद ये रिप्लाई भी आ सकती है कि हमें पता चला, हमने आपके पेपर को देखा, लेकिन अफसोस का इजहार करते हैं कि ये हमारे मयार के मुताबिक नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आपके जहन में ये बात आती है कि 8 महीने आप लोग मेरे पेपर के साथ क्या कर रहे थे, ठीक है। तो इस किस्म के इंस्टांसेस होते हैं। फिर आप अपने आप से पूछते हैं कि 8 महीने में मैं किधर चला गया। पीयर प्रेशर भी होता है ना, और आजकल का तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया फेसबुक पे जाते हैं, आपके दोस्त बड़े खुश है, कोई किधर है, कोई किधर है, ठीक है। तो हमारे लिए वो काउंसलर इसलिए रखा गया था कि वो हमें समझाता था इन चीज़ों के बारे में कि दिस थिंग इज नॉर्मल विद पीएचडी, कि ऐसा होता है, ठीक है। तो काउंसलर चांसेस देता था, ठीक है, कि पीएचडी इतनी मुश्किल नहीं है जो आप लोग समझते हैं करना, ये वो। एक दिन वो हमें लेके गए, एक बंदा उन्होंने हमें दिखाया, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी थी दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसमें एक बंदा था, वियतनामीज था, ठीक है, और उसने पीएचडी की थी, ठीक है।
लेकिन उस बंदे का जो अपना हाल था वो ये था कि वो ऑटिज्म का शिकार था। ऑटिज्म एक बीमारी है, आप लोगों को पता है, ठीक है। और उसको ऑटिज्म, पता नहीं स्पेलिंग क्या है, यही स्पेलिंग होगी, ठीक है, ऑटिज्म। और उसको फिट्स आपको पता होगा, ठीक है, मिर्गी, ठीक है। ये सारी चीजें उस बंदे को थी। अब उसने जिस चीज में पीएचडी की थी, ठीक है, वो क्या है, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर लिखना, सॉफ्टवेयर लिखना मेरे ख्याल में, जब मैं मुख्तलिफ डिसिप्लिन को देखता हूँ, जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फोकस चाहिए वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। और ऑटिज्म शिकार बेचारा तो वो अपने फोकस बरकरार ही नहीं रख सकता। अब आप सोचेंगे कि इस बंदे ने ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किस तरह की, ठीक है। तो मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ इरादा, अर्ज, ठीक है। यहाँ हमारा मुआशरा जो है बहुत सारी चीज़ों में फंसा हुआ है, ठीक है ना। और उसमें मैं सबसे जो जितना नुकसान सोशल मीडिया ने हमारा किया, ठीक है, कि जब आपको पीयर्स को देखते हैं, मेरे ख्याल में जो रियल सक्सेस है, जो कामयाबी है, वो ये है कि आप बनी नो इंसान को कुछ दें, बनी नो इंसान को एम्पावर करें। एम्पावर मीन के वो इस काबिल हो जाए कि आपने उसको कुछ ऐसा दिया, ठीक है, कि वो किसी का आगे, अल्लाह हम सबको जो है मोहताजों की मोहताजी से बचाए, ठीक है, कि आगे जाके वो इतना एम्पावर हुआ कि खुद उसने कुछ किया, ठीक है। तो ये जो सोशल मीडिया है, इससे इंटीमेट, या क्या कहते हैं, इससे इंटीमिडेट होने की ज़रूरत नहीं है कि फलाने ने ये किया वो किया, ठीक है ना। बाकायदा इसमें मैंने रिसर्च की है, मेरा पेपर है, ठीक है, कि सोशल मीडिया के जो एल्स है किस तरह वो आपके जो है जो आपका माशरा है उसको तबाह कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। कि आप देखते हैं कि जो रियलिटी है वो सोशल मीडिया पे नहीं है, ठीक है ना। रियल लाइफ में एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। उसके लिए सबसे पहली बात ये होगी, ठीक है, कि आप अपने सारे सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं, एक्सेप्ट व्हाट्सएप के, आप कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप मेरे साथ इस पर आर्ग्यू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसने जो है हमारे सोसाइटी को काफ़ी ख़राब किया है। सोसाइटी में जितना पोटेंशियल है कि वो जितना अचीव कर सकते हैं वो अचीव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक तो अपना टाइम बहुत ज़ाया कर रहे हैं इस चीज़ पे, ठीक है। बात बहुत आगे निकल गई, बट द थिंग इज़ कि अगर मैं आपको मेरा भाई जो है, जब मुझसे बहुत बड़ा है, जब काउंसलिंग करता था, वो कहता है कि इंसान के में इतना पोटेंशियल है कि अगर उसको बता दिया जाए तो उसको फिर रोकना बहुत मुश्किल होगा। सबसे बड़ी मिसाल एलन मस्क है। एलन मस्क को आप सब लोग जानते हैं। जब एक छोटे से कमरे में रहता था तो उसने कहा कि मैं कोई ऐसा ऐप बनाऊं जिसके थ्रू हम पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें। 2008 में एक ऐसी सिचुएशन आई कि उसके पास $30 मिलियन थे और उसके पास दो ऑप्शन थी, ठीक है। उसकी दो कंपनियां थी, एक टेस्ला, ठीक है, टेस्ला आप लोगों को पता होगा टेस्ला की कंपनी क्या है, दूसरी स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स का भी आपको पता होगा। कहते हैं कि 2008 में मुझे डिसाइड करना पड़ा, ठीक है, कि मेरी जो 30 मिलियन है अगर दोनों में डिवाइड कर लूँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे ये दोनों बच्चे जो है, ठीक है, आपके जो भी चीज़ तख्लीक करते हैं वो आपके बिल्कुल बच्चों की मानंद है, कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एक भी काम ना कर जाए, दोनों ना काम हो जाए, क्यों ना मैं एक कंपनी में 30 मिलियन डालूं, ठीक है। कहते हैं मैंने दोनों में 15-15 मिलियन डिवाइड कर लिया। मैंने कहा देखते हैं आगे, ठीक है। आज देखिए कि वो दुनिया का पाँचवें नंबर पे आ गया, ठीक है। क्या कहते हैं, पांचवा अमीर तरीन शख्स है। अब ये भी आर्ग्यू ना करे कि सर नहीं हमारा तो ये नहीं है, मतलब मैं मॉरली बात नहीं कर रहा, मैं फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ। मतलब आप ये कह सकते कि नहीं मैं सबसे दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान हूँ, नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं जो है ज़ाहिरन बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि अगर मैं कोई भी तकरीर कर लूँ, आप कासिम अली शाह को सुन लें, ठीक है, आप किसी और मोटिवेटर को सुन लें, इससे कुछ नहीं होने वाला। मतलब आप YouTube पे मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, इससे कुछ नहीं होने वाला अनटिल एंड अनलेस के आप अपने आप में ये मोटिवेशन पैदा करें, अपने आप को ट्रेन करें, अपने माइंड को ट्रेन करें, ठीक है। और अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करें कि चीज़ें जो है शॉर्टकट से अचीव नहीं होगी, मेहनत से अचीव होगी, ठीक है। और मेरा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा इसमें। अपने आप से ये कहे, ठीक है, मैं आप लोग को मोटिवेट नहीं कर सकता, मैं आप लोग को मोटिवेट नहीं कर सकता कि आप लोग इकोनोमेट्रिक्स सीख लें, आप लोग जो है स्टेटा सीख लें, ठीक है। आप लोगों की स्टेटा की टेक्निक सीख ली, ये आपकी अपनी मोटिवेशन पे, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, दिस इज द म्यू, ठीक है, दिस इज द एरर टर्म विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू विच वी गॉट बाय आफ्टर रनिंग द रिग्रेशन, ठीक है। ये फिटेड वैल्यूज है,
एक्चुअल वैल्यू से हमने फिटेड वैल्यूज क्या की, माइनस की, ठीक है। और इसको इस तरह अगर हम रीअरेंज कर लें, इट मींस कि हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है इट इज बेसिकली इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस एरर टर्म, जो आपका एरर टर्म है, ठीक है। प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। कभी हमारी अगर वैल्यू नीचे है तो क्या हम करेंगे, अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू से जो एरर टर्म है वो माइनस करेंगे, ठीक है। सो सिंपल मैंने क्या किया, रीअरेंज किया इस इक्वेशन को। माई म्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। और जो मेरा अगर इसको रीअरेंज करूँ, माई एक्चुअल वैल्यू विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस द एरर टर्म, ठीक है। अब एरर टर्म आता क्यों है, इसकी वजूहात मैंने नीचे दी है, ठीक है। ये एग्जांपल मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। दिस इज द डिटर्मिनिस्टिक पार्ट, ठीक है। इसको जब हम रन कर लेते हैं, जिस तरह मैंने रन किया, हमारे पास जो इंटरसेप्ट था B0, ठीक है, 374 आया, ठीक है। फिर B1 आया, ठीक है। जी, म्यू इज योर एरर टर्म, म्यू इज द डिविएशन ऑफ योर एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू। आपका जो म्यू है, ठीक है, वो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कितना डिविएट कर रहा है, ठीक है। ये आपको क्या बता रहा है, म्यू बता रहा है, ठीक है। और वो डिविएशन हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं, सिंपल, या तो हम प्रेडिक्ट रेजिजुअल से कर ले, अगर वहां से हमें अच्छा नहीं लगता हम प्रेडिक्ट फिटेड कर ले, पहले फिटेड वैल्यूज निकाले, फिर एक्चुअल में से फिटेड वैल्यूज को माइनस कर ले। कुछ वैल्यूज नेगेटिव आ जाएगी, कुछ वैल्यू जो है पॉजिटिव आ जाएगी। और बिलीव यू मी, ये एरर टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। एरर टर्म को हम कितनी फील्ड में यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एरर टर्म को आगे जब हमारे मॉडल्स आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, एरर टर्म को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। एरर टर्म को हम फॉर्म स्पेसिफिक रिस्क के लिए भी यूज कर सकते हैं। एरर टर्म को हम अर्निंग्स मैनेजमेंट भी यूज कर सकते हैं। एरर टर्म को हम जो है अबव एंड बिलो टारगेटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किस तरह यूज कर सकते हैं, आपका जो सिस्टमेटिक रिस्क है उसको हम, अगर आपको याद हो, आप लोगों को केपीएम क्या है, केपीएम इज बेसिकली रिग्रेशन इक्वेशन, और वो आपको क्या बताता है, अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या है, आपका रिस्क फ्री रेट है, ठीक है, प्लस बीटा 1, ठीक है, इनटू और क्या है आपका आर, जो मार्केट रिस्क प्रीमियम है, या RM माइनस RF की वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। आप क्या करते हैं, ये मैंने क्या कर दिया, बी करते हैं, ठीक है, बीटा लिख देते हैं, ठीक है। बीटा से भी ये फार्मूला दिखा रहा है, इक्वल का साइन खत्म करते हैं, ठीक है। केपीएम आपको ये बताता है, ठीक है। और केपीएम में यहाँ पे हम क्या इंक्लूड करते हैं, हमारे जो रियल रिटर्न्स है, ठीक है। बीटा, हमारे पास ये 3 वेरिएबल होते हैं इस मॉडल में, ठीक है। जब ये मॉडल हम रन करते हैं, जो फिटेड वैल्यूज होती है, ठीक है, वो हमें क्या दिखाती है, सिस्टमेटिक रिस्क। ये सिस्टमेटिक क्या, आपका रिस्क लेवल जो है, ठीक है, इस लाइन पे होना चाहिए था, ठीक है। और वो है क्या, सिस्टमेटिक रिस्क। आप लोगों को पता होगा सिस्टमेटिक रिस्क क्या है, ठीक है। इस लाइन से ऊपर नीचे जो वैल्यू है वो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। फॉर एग्जांपल आपकी रिटर्न्स मार्केट रिस्क प्रीमियम की वजह से बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, वो आपको ये मॉडल बता देगा। इस मॉडल का जो रिजिजुअल है, ठीक है, ये मॉडल मैंने रन किया, मतलब एक साइड पे मेरे पास फर्म की रिटर्न थे, ठीक है, यहाँ पे ईयर था, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फर्म कोड था, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपनी 1, ठीक है, 2001, ठीक है। यहाँ पे उसकी एक्चुअल रिटर्न सपोज कर ले 0.45, ठीक है। यहाँ पे उसका, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और टर्म कैलकुलेट की, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, RF लिखा, ठीक है। यहाँ पे मेरा रियल रिटर्न था, रियल टाइम जो रिटर्न है, यहाँ पे मेरे पास ईयर था, यहाँ पे मेरे पास कंपनी कोड था, ठीक है। आगे जाके मैंने RF लिखा यहाँ पे, ठीक है, जो रिस्क फ्री रेट है, ठीक है, 0.005 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने RM लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने RM माइनस RF की वैल्यू, जो मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट है, इसको हम करेंगे, तफसील से करेंगे। सिर्फ बता रहा हूँ कि ये जो रेजिजुअल टाइम है इसकी बड़ी यूजेज है। जब ये आप मॉडल रन करेंगे, इस मॉडल को रन करने के बाद जब आप इसके रेजिजुअल निकालेंगे, इट विल बी इक्वल टू योर फर्म स्पेसिफिक रिस्क, जिसको इडियोसिंक्रेटिक रिस्क भी कहते हैं,
ठीक है, आप लोगों को 12 पेपर्स मिलेंगे फर्म रिस्क के बारे में, फर्म रिस्क, कारपोरेट रिस्क टेकिंग, फर्म रिस्क, ठीक है, इडियोसिंक्रेटिक रिस्क, इडियोसिंक्रेटिक वोलेटिलिटी, ठीक है। तो ये जो आर है, जो यहाँ पे मैंने सिखाया कि हम इसको प्रेडिक्ट किस तरह करते हैं, इसके बड़ी यूजेस है। अर्निंग्स मैनेजमेंट में हम जो डिस्क्रिशनरी एक्रूवल्स होते हैं, डिस्क्रिशनरी एक्रूवल्स अगर आप लोगों ने नाम सुनो, एक्रूवल्स क्या होते हैं, टोटल एक्रूवल्स, ठीक है, टोटल एक्रूवल्स किस चीज के बराबर है, वो हम इक्वेशन जो है बिल्ड अप कर लेते हैं हम। ठीक है, इसका आगे यूजेज आएगा और हम इंशाल्लाह वक्त के साथ इसको भी सीख जाएंगे जी। अल्फा इज नॉट स्लोप। अल्फा जो है सबसे पहले स्लोप नहीं है, अल्फा इज इंटरसेप्ट, ठीक है। अगर मैं कोई रिग्रेशन रन कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल ROS साइज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रेडिक्ट फिटेड कर लूँ और यहाँ से मैं बारो कर लेता हूँ एक चीज, ठीक है। आपको मैं स्लोप समझाता हूँ। स्लोप नहीं, आपने इंटरसेप्ट की बात की, ठीक है। चलो यहाँ से नहीं जनरेट हो रहा, यहाँ मैं समझाता हूँ, ठीक है। आपका सवाल था कि स्लोप क्या, एक मिनट में आपका सवाल नहीं, अल्फा इज नॉट स्लोप, अल्फा इज इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट शुरू कहाँ से होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन, इट इज अ रिजल्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। ये इस ओरिजिन से क्यों नहीं गुजरी, ये यहाँ से स्टार्ट क्यों हुई, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल हमारे मॉडल में जो अल्फा आया था, जो हमने फिर यूज किया, जो 374 आया था, ठीक है, जो मैंने एक्सेल में यूज किया, ठीक है। यहाँ पे ये जो 374 की वैल्यू आई थी, ठीक है, ये 0 क्यों नहीं थी, ठीक है। कल अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक MCQ दी थी कि आपका जो एरर टर्म होता है, ठीक है, ये जाता कहाँ पे। एरर टर्म क्या है, एरर टर्म वो अनऑब्जर्व्ड फैक्टर्स है जो हमारे मॉडल में इंक्लूडेड नहीं है लेकिन हमारे डीवी को इफेक्ट करते हैं। मैंने क्या कहा था, वो इफेक्ट होता है, वो सारी इनकॉर्पोरेट होता है आपके अल्फा में, ठीक है। आपका अल्फा 0 से शुरू क्यों नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इनकम है, अगर किसी फैमिली की 0 भी है, तब भी कोई ना कोई स्कोर करेगा। जो पहले भी मैंने आपको इंटरसेप्ट समझाया था कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, ठीक है। इंटरसेप्ट मॉडल का वो पार्ट है, ठीक है, जो एक्सप्लेन होता है अदर फैक्टर्स की वजह से, और अदर फैक्टर्स कहाँ पे वाकई हैं, आपके एरर टर्म में। अगर आपका इनकम 0 भी है तब भी आपका ये स्कोर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कुछ और फैक्टर्स है। उस स्टूडेंट की अपनी जहानत है, उस स्टूडेंट की अपनी प्रिपरेशन है, ये वो फैक्टर्स हैं, ठीक है। या इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर मैं आपसे आपकी इनकम 0 कर दूं तो क्या आपकी कंजम्पशन 0 होगी, आप कुछ भी कंज्यूम नहीं करेंगे। जिंदा रहने के लिए आप खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, आप बेशक जो है मतलब अगर कोई है उसका इनकम हम 0 कर दे, वो कोई जो है वो चोरी कर ले या किसी से कोई चीज मांग ले, वो खाना तो खाएगा, उसकी कंजम्पशन तो 0 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि आप इस चीज को 0 नहीं कर सकते, आपका जो डीवी है उसको 0 नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो अपने मॉडल में फैक्टर्स इंक्लूड किए हैं वो इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करते, और इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये वो टर्म्स है कि ये कांस्टेंट रहेगा, इतना आप जो है किसी स्टूडेंट के 374 मार्क्स तो आएंगे,
जो हमारा डेटा था उसके मुताबिक किसी स्टूडेंट की 374 मार्क्स आएंगे, लेकिन उससे ऊपर या नीचे जो आएंगे, ठीक है, वो अदर फैक्टर्स की वजह से होंगे। अब ये 374 से क्यों शुरू हो, सॉरी, उससे ऊपर या नीचे भी आ सकता है 374 से, ठीक है, विच इज द पार्ट विच इज एक्सप्लेन बाय योर आईवी। लेकिन अब ये 0 से क्यों शुरू नहीं होता, ये 374 से क्यों शुरू हुआ है, वो इस वजह से शुरू हुआ है क्योंकि एरर टर्म इसमें इनकॉर्पोरेट हुआ है। अदर फैक्टर्स आए हैं कि अगर आप अपने आईवीएस को 0 भी कर दे तब भी इसका स्कोर जो है इतना आएगा, ठीक है। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरसेप्ट जो अल्फा है आपका। मैक्सिमम लाइकलीहुड इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में, ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, जी लिस्ट यूज करते हैं, जनरलाइज्ड लिस्ट, ठीक है ना। उसकी वजह ये है, ठीक है, कि जी लिस्ट को उन्होंने कहा है कि दिस इज द ब्लू एस्टिमेटर, ठीक है। आज सर्च कीजिएगा गूगल में जाके, लिख लीजिएगा ब्लू एस्टिमेटर कि ब्लू एस्टिमेटर क्या होता है, ठीक है। ब्लू एस्टिमेटर ये होता है कि आपका जो एरर टर्म है वो इंतहाई कम करा देता है। एरर टर्म हम कम क्यों करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो हमारी है, अगर लाइन के ऊपर ना हो लेकिन लाइन के इंतहाई करीब हो, ठीक है। तो आपका जो क्या कहते हैं ओएलएस है या आपका जो जीएलएस है, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर, वो जो है, जो आपका तरीका है क्या कहते हैं एरर को कैलकुलेट करने का, उसको क्या करते हैं, वो लीस्ट स्क्वायर मेथड से करते हैं, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर मेथड का बेसिक जो है लॉजिक क्या है, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है 0.03, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं तो ये किस चीज के बराबर हो जाएगी, ये कम हुआ या ज्यादा हुआ, कम हुआ, ठीक है ना। अब जब वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा वेरिएंस है, मेरा एक वैल्यू है x, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 और 5 वैल्यू है, इसको आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, x माइनस एक्स बार कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसको स्क्वायर करते हैं, ठीक है, फिर उन स्क्वायर को सम करते हैं, ठीक है। उसकी रीजन क्या होती है, लीस्ट स्क्वायर जिस तरीके से आपके एरर्स को कैलकुलेट करता है, ठीक है, जिस तरह नाम से जाहिर है, ठीक है, इसकी मेथोडोलॉजी काफ़ी कम्प्लेक्स है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में चले गए हैं, ठीक है, तो उस पर हमारे 2-3 और क्लासेस लग सकती है कि ये एरर टर्म जो है ये बेसिकली आपको कैलकुलेशन इसकी दी किस तरह जाती है, ठीक है, जिसमें काफ़ी कैलकुलस भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं तो उसमें हम चले जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन वो हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक समझे कि जो जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर है इट इज़ वे बेटर देन मैक्सिमम लाइकलीहुड, क्योंकि ये कोशिश करता है कि आपकी वैल्यू जो है वो फिटेड लाइंस के करीब तर ही आए, ठीक है। अगर मुझसे कोई पूछे कि मैक्सिमम लाइकलीहुड और जीलेस या ओएलएस, ठीक है, इनके मुकाबले में कौन सा यूज़ करूँगा, तो मैं सीखूंगा यू शुड गो फॉर ओएलएस or generalized least square method. Why? Because it is the blue estimator, ठीक है। यहाँ पे ब्लू का एक मतलब है, ठीक है, ठीक है, ब्लू का एक मतलब है, इसको गूगल कर ले कि ब्लू से आता क्या है, ठीक है। अगर नहीं कर सकते, बी से आता है बेस्ट, ठीक है। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर आप इस चीज़ के लिए तैयार रहे, ठीक है, अगर हमने इसको कैलकुलस के थ्रू ही करना है, ठीक है। बट लेट मी क्या इस ब्लू से
बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है, ये इसका एक्रोनिम है, ठीक है, इससे आता ये है एंड दिस इज द बेस्ट, ठीक है ना। जितनी भी तरीकों से आप एस्टिमेशन कर ले अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यूज की, उनमें जो बेस्ट है वो आपके पास क्या है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर या जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। और उसकी कोशिश क्या होती है कि आपके एरर टर्म को कम कराए, जो अनऑब्जर्व फैक्टर है, ठीक है ना, उसको निकालते जाए, ठीक है ना। और कोशिश होती है उसकी कि आपका जो वैल्यू है वो आपकी लाइन के करीब तर हो या उसके ऊपर हो, ठीक है। एंड ओएलएस एंड जीएलएस, ठीक है, उनको अगर नाम दिया जाता है वो कहते हैं दिस इज ब्लू एस्टिमेटर, और ब्लू से आता क्या है, दे आर बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है। इसमें जो जितनी भी बायसनेस होती है बिकॉज ऑफ अनऑब्जर्व फैक्टर्स, ठीक है, उसमें उसमें ख़त्म कराने की कोशिश की गई है। तो आपका जो सवाल था कि मैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड की तरफ जाऊँ या ओएलएस, ठीक है, इन माय ओपिनियन, ठीक है, बिकॉज दिस इज द बेस्ट method to estimate your expected values, ठीक है, and you should go for your for OLS compared to maximum likelihood, ठीक है। आगे जाते हैं, बल्कि लेकिन आगे जाने से पहले नमाज का टाइम हो गया, ठीक है, नमाज पढ़ ले, 7:40 पे जो है फिर क्लास इंशाल्लाह रिज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर जो आज का जो हमारा मॉडल है जो मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसको रन करने की कोशिश करते हैं।